बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्टूडेंट्स, आज हम थ्रूपुट अकाउंटिंग का जो रिमेनिंग जितना भी पोर्शन रह गया था उसको कंप्लीट करेंगे। इसमें हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेसिकली उसको आज डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से थ्रूपुट अकाउंटिंग में की जाती है। हमने देखें जिसका बेसिक है थ्रूपुट अकाउंटिंग का, वो स्टार्ट ही यहाँ से किया था कि ये बेसिकली आप ये समझें कि सेल ओरिएंटेड है। तो इसका फोकस जो है वो कॉस्ट से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन पर है। तो इसलिए हम इसमें उस इन्वेंट्री एवेल्युएशन या इन्वेंट्री कॉस्टिंग को लेंगे जिसमें कम से कम हमें एनर्जी जो हमारी लगे और कॉस्ट भी कम से कम लगे और इजी टू यूज़ हो। तो एक चीज़ तो यहाँ पे होगी कि थ्रूपुट अकाउंटिंग जो है उसका जो मेन फोकस है वो सेल है या रेवेन्यू, जिसे हम कह सकते हैं रेवेन्यू रेवेन्यू जनरेशन है। तो इसलिए हम ऐसा कोई इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए सिस्टम देखना चाहेंगे जो इजी टू यूज़ हो। तो बैकफ्लैश अकाउंटिंग बेसिकली ये है कि वो आप इन्वेंट्री के हर पार्ट को, हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड नहीं करते। मतलब आपने जो हाँ इन्वेंट्री रॉ मटेरियल परचेज किया, वर्क इन प्रोसेस है और फिनिश गुड्स है। अब अगर इसकी डबल एंट्रीज आप देखें तो ये बहुत सारी बन जाती है। यहाँ से मटेरियल यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर आपको सेल हुआ। तो बैकफ्लैश अकाउंटिंग बेसिकली इसको फॉलो करने के बजाय इसको फॉलो करता है। और तब तक आपकी जो कॉस्ट को रिकॉर्ड नहीं करेगा जब तक ये कन्वर्ट नहीं हो जाती सेल में। ये फर्क है इसमें। तो अब बेसिकली हम इसको यूज क्यों करते हैं? क्योंकि बेसिकली इजी टू यूज है। इसमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स जो हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, बल्कि ख़त्म हो जाते हैं। तो उसको डिस्कस करते हैं। देखिए डेफिनेशन इसकी क्या है। सिंप्लीफाइड अकाउंटिंग मेथड है यूज्ड विद, बेसिकली ये जस्ट इन टाइम के लिए है। और जस्ट इन टाइम क्या है वो भी हम इसको पढ़ेंगे। ये एक अलहदा से अकाउंटिंग सिस्टम है जो कि आप ये समझें कि बिल्कुल ही हम उसमें इन्वेंट्री या उसको तब परचेज करते हैं या तब इनिशिएट करते हैं जब हमें डिमांड आती है। डिमांड पुल बेसिकली सिस्टम है। तो वो हमारी जो थ्रूपुट अकाउंटिंग है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फिजिबल है, क्योंकि इसमें हमने शुरू में किया डिस्कस यहाँ से करना शुरू किया था कि बेसिकली ये कॉस्ट से ज़्यादा सेल को प्रायोरिटाइज करता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर वही सिस्टम चाहिए जो इजी टू यूज़ हो और जिसमें हमें ज़्यादा इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए टाइम कंज्यूम ना करना पड़े और एनर्जी कंज्यूम ना करनी पड़े और हमें कॉस्ट भी कम से कम हो। अच्छा, a simplified accounting method used with just-in-time inventory system. Costs are calculated and charged when the product is sold. ठीक हो गया। की फीचर्स का क्या है? फ्यूर अकाउंटिंग एंट्रीज, रिड्यूस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एंट्रीज बहुत सारी कम हो जाती हैं। ये देखें हमने यहाँ पे देखा अ, हमने यहाँ पे देखा इसको कि हमारी बहुत सारी जो एंट्रीज हैं वो कम हो गई। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फिजिबल है। हमारे ये थ्रू अकाउंटिंग का जो बेसिक आइडिया है उसके लिए। अच्छा, नो सिक्वेंशियल ट्रैकिंग ऑफ
प्रोडक्ट कॉस्ट डेफिनेटली जब हमने इसको वैसे ही इग्नोर कर दिया, ये सारा वैसे इग्नोर हो गया, तो फिर ये सिक्वेंशियल ट्रैकिंग भी खत्म हो गया कि सीक्वेंस क्या है, कहाँ से कहाँ जा रही है, कहाँ से कहाँ जा रही है, इस वक्त कहाँ है। ये सारे का सारा हमारा जो एक प्रोसेस है उसमें ख़त्म हो गया, और इसके नतीजे में हमारी जो टाइम और कॉस्ट है वो सेव हो रही है। इन्वेंट्री वैल्यूज बेस्ड ऑन बजट स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये एक तरह इसका फ़ायदा भी है और एक तरह से इसका डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि हम इसको जो जब कॉस्ट अलॉट करते हैं वो स्टैंडर्ड कॉस्ट या बजट कॉस्ट कर देते हैं। इसमें जो डिफरेंसेस आते हैं, डिफरेंसेस क्या आते हैं, वो अभी हमें आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। कि हम बाद में इसको एक्चुअल के साथ भी हमारा जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमने की होती है उसको एक्चुअल के साथ भी कंपेयर करते हैं कि डिफरेंसेस क्या है। लेकिन इसमें चूंकि ये अगर हम वो करने बैठ जाएंगे तो बात फिर वहीं आ जाएगी, फिर हमारा जो कॉस्ट और टाइम है वो कंज्यूम होगा। तो इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे ही लेके चलते हैं। जो हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट अज्यूम की होती है हमारे बजट में, वही हम इसको अलॉट कर देते हैं। तो मेन आइडिया इसका क्या है कि जी हम अपने कॉस्टिंग सिस्टम को जो है वो कॉस्टिंग सिस्टम जो है ना इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कॉस्टिंग जो है ना वो सिंप्लीफाइड हमने यहाँ पे कर दी है, ताकि हमारा जो फोकस है ये टू शिफ्ट फोकस टुवर्ड्स रेवेन्यू। ये ज़रा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ये बस ऐसे ही इसमें लिखा नहीं सही जाता। तो जस्ट इन्हें आपको आइडिया देने के लिए मैं ये सारा यहाँ पर लिख रहा हूँ। टू शिफ्ट आवर फोकस टुवर्ड्स सेल या रेवेन्यू। ठीक है। तो अभी आपको इसका थोड़ा सा आइडिया होगा वो बैक फ्लैश अकाउंटिंग एक सिंप्लीफाइड मेथड है इन्वेंटरी वैल्यूएशन का, और हम इसको अपना अ, इसके साथ थ्रूपुट अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारा जो बेसिक आइडिया है थ्रूपुट अकाउंटिंग का उसके साथ ही जाता है। अच्छा, कंपैरिजन अब हम थोड़ा सा कर लेते हैं। कंपैरिजन इसलिए किया जाता है ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अच्छा, इसको हम जल्दी जल्दी लेके चलते हैं। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में क्या होता है, ट्रैक कॉस्ट सिक्वेंशली थ्रू प्रोडक्शन स्टेजेस। वही बात है कि आप एक एक स्टेज का ट्रैक करते हैं। वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोसेस, यानी एक एक जो भी उसकी स्टेज होती है। शुरू में इन्वेंट्री हम परचेज करते हैं, वो फिर उसको वर्किंग प्रोसेस में जाती है, वो फिनिश गुड में जाती है, फिर वो हमारा जो है मटीरियल रेवेन्यू में कन्वर्ट होती है। तो हर चीज़ की डबल डबल एंट्रीज होती हैं, और हर चीज़ की को हम जो है वो ट्रैक करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री एंड कम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो यूजली जो हमारा ट्रेडिशनल कोर्स है इसमें इन्वेंट्री लेवल भी हाई होता है, चूँकि हम सेल से ज़्यादा कॉस्टिंग पे देख रहे होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इन्वेंट्री जो है वो हमारी हर टाइम मौजूद रहे। हम ज़्यादा इन्वेंट्री से कोशिश करते हैं कि डिस्काउंट पे ले सकें। बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो बेसिकली इसमें इन्वेंट्री लेवल हाई हो जाता है। और जो ज़्यादा स्टेप्स की वजह से ज़्यादा एंट्रीज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो डबल एंट्रीज जो हैं वो मल्टीपल डबल एंट्रीज हो जाती हैं फॉर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। हर एक को रिकॉर्ड करने के लिए हमें डबल एंट्रीज करनी पड़ती हैं। तो इसलिए ये ये इस ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। जबकि बैकफ्लैश अकाउंटिंग जो है इन अदर वर्ड्स इन अदर वे वो सिंप्लीफाइड अप्रोच है। मिनिमम इन्वेंटरी लेवल है, फ्यूअर डबल एंट्रीज हैं जो कि स्टेप नहीं है इसमें है, और सूटेबल फॉर जस्ट इन टाइम एनवायरनमेंट। ये अभी चूंकि हमारे साथ हमारा ये टॉपिक नहीं है, इसको अभी छोड़ दें। विद लो इन्वेंटरी लेवल्स
हमें बहुत कम इन्वेंटरी लेवल मेंटेन करते पड़ते। बेसिकली जिस टाइम है क्या, अगर हम इसको थ्रूपुट अकाउंटिंग के तनाज़ुर में देखें, तो बेसिकली ये डिमांड पुल है। ये डिमांड है, ना कि जो बेसिकली कॉस्ट पुश हो। तो बेसिकली ये करता क्या है कि जब हमें कस्टमर से डिमांड मिलती है, तब हम सारा का सारा इन्वेंट्री का प्रोसेस जो है वो शुरू करते हैं। इन्वेंट्री परचेज करते हैं, उसको फिर प्रोसेस करते हैं और उसको फिनिशिंग गुड में कन्वर्ट करके कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। तो बेसिक आइडिया क्या है, इसके लिए हमें बहुत सारा जो इन्वेंट्री है वो मैनेज नहीं करनी पड़ती, बल्क में उसको नहीं मेंटेन करना पड़ता, और हमें इन्वेंट्री कम से कम रखनी पड़ती है, क्योंकि ये बेसिकली देखिए, इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमारा सप्लायर, हम जो हैं, फैक्ट्री और कस्टमर, ये बहुत एक 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 तरह अलाइन हो। सबसे मेन चीज़ इसमें आपका सप्लायर है। उसके साथ आपका इस तरह का सिस्टम हो कि जैसे ही कस्टमर ने डिमांड दी, वैसे ही आपने सेलर को ऑर्डर पुट किया और सेलर ने आपको वो चीज़ प्रोवाइड की और आपने उसको प्रोसेस करके फिनिशिंग गुड्स में कन्वर्ट करके और कस्टमर को वो डिलीवर कर दें। तो ये पूरे का पूरा सिस्टम है, मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपका इन्वेंट्री लेवल लो से लो हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा आपको स्पेस नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको मैनेजमेंट नहीं चाहिए। तो आपका ये काम बहुत आसान हो जाता है और आपका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फिर सेल की तरफ हो जाता है। एडवांटेजेस क्या है इसके, ये हमने ऑलमोस्ट पढ़ ही लिए हैं कि सिंपलिसिटी है, फिर बहुत कम जो है वो इसके फिर काउंटिंग एंट्रीज हैं, एफिशिएंसी है, यील्ड द सेम रिजल्ट एज ट्रेडिशनल। मतलब एफिशिएंट क्यों है कि ये लो कॉस्ट है हमारे लिए, ठीक है, और अ, जो इसका जो लेकिन आउटपुट जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, आउटपुट सेम है। तो इसलिए लो इनपुट और हाई आउटपुट, तो एफिशिएंसी इसकी जो ज़्यादा है, yield the same result as traditional costing when inventory level are low। ठीक है, suitability क्या, ideal for mature JIT environment with short production cycles। ये JIT भी हमने पूरे के पूरे डिस्कस कर लिया, और JIT बेसिकली हम यहाँ पे लिंक कर सकते हैं हमारा थ्रूपुट अकाउंटिंग के साथ में। ठीक है, अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डेफिनेटली इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि अच्छा, हाई इन्वेंट्री लेवल, जहाँ पे हमें हाई इन्वेंट्री चाहिए, वहाँ के लिए सिस्टम फिजिबल नहीं है। नॉट सूटेबल फॉर एनवायरनमेंट विद हाई इन्वेंट्री। देखिए, हर बिजनेस ऐसा नहीं है कि जिसमें आप लोएस्ट इन्वेंट्री के साथ सर्वाइव कर सकें। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंट है जहाँ पे आपको हाई इन्वेंट्री लेवल रखना ही पड़ता है, वहाँ आप लो इन्वेंट्री लेवल के साथ नहीं जा सकते। तो इसलिए ये हर एक एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल नहीं है। लॉन्ग वर्ड, अच्छा, इनअप्रोप्रिएट फॉर सिस्टम विद एक्सटेंडेड प्रोडक्शन टाइमलाइंस, यानी कि जहाँ पे प्रोडक्शन साइकिल बहुत बड़ा है, उसमें भी आप लो इन्वेंट्री के साथ नहीं चल सकते। ये बेसिकली सिंप्लीफाइड इन्वेंट्री सिस्टम है, जिस जहाँ पे आपके एक तो लो इन्वेंट्री के साथ आप सर्वाइव कर सकें, और जो प्रोडक्शन साइकिल है वो भी लो से लो हो, साइकिल भी लो हो, यानी श्योर स्टेप फ्रॉम प्रोडक्शन का। और अच्छा, अब इसका दूसरा एक और डिसएडवांटेज क्या है कि ये आपकी जो मैनेजमेंट इनसाइट है उसको कम कर देता है। यानी कि अगर आप आज देखना चाहें अपने कॉस्टिंग सिस्टम में कि हम कहाँ पे गलत हैं या कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो हम अपना हमारे पास इनफ डाटा नहीं होगा। ठीक है, नॉट इनफ डाटा कि आप उसको
देखें और उसको प्रूव कर सकें कि कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कहाँ पे हम बेहतर हैं और हम इसे मेंटेन करें। ठीक है? लॉस अच्छा, फोर्थ वन क्या है? लॉस वैल्यूएशन। लॉसेस आर वैल्यूड एट फुल स्टैंडर्ड कॉस्ट व्हिच मे नॉट बी रिफ्लेक्ट। ये मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि चूंकि हम इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को लेके चलते हैं, बजट कॉस्टिंग अकॉर्डिंग टू बजट जो हमने सेट कर दिया उसी के अकॉर्डिंगली हम उसको कॉस्टिंग करते हैं, तो एक्चुअल सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। तो जो वो एक्चुअल सिचुएशन है वो हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, हम जो स्टैंडर्ड है जो हमने सेट कर दिया है उसी के मुताबिक अपनी कॉस्टिंग कर रहे हैं। तो वो उसका क्या नुकसान होता है कि विच में नॉट रिफ्लेक्ट रियलिटी। ठीक है? और रियलिटी कुछ और है, आप रिकॉर्ड कुछ और कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो हमें एट द एंड ऑफ द डे ये हमारे लिए नुकसानदेह बन सकता है, बल्कि अक्सर औकात नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए बेसिकली अगर हम इस सारे को कंक्लूड करें तो ये उम, जो हाई प्रोडक्शन लेवल है या जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शंस हैं, हाई लेवल प्रोडक्शन उसके लिए सूटेबल नहीं है। कि लो प्रोडक्शन लेवल या आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पे आपको कस्टमर आप इसको मैनेज कर सकें कि कस्टमर की रिक्वेस्ट है और जस्ट आप उसको लेके चल सकें फेयर इन्वेंटरी के साथ। बहुत ज़्यादा आपका प्रोडक्शन इसमें स्टेप इन्वॉल्व नहीं है, बहुत इन्फ्लक्स नहीं है आपका जो कस्टमर्स का। लेकिन ना जब अगर आप ये सोचेंगे कि आप दिन में आप वहाँ 100 या 1000 कस्टमर को डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये सूटेबल नहीं होगा कि आप इसको लेके चल सकें। और ना वहाँ पे ये सूटेबल होगा कि आप लो इन्वेंटरी के साथ चल सकें, वहाँ पे आपको हाई इन्वेंटरी मेंटेन करनी ही पड़ेगी। तो इसी तरह जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बड़े प्रोडक्शन साइकिल हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन स्टेप्स हैं, वहाँ पे भी आप उसको नहीं लेके चल सकते। ठीक है? डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं रहेगी और आप जो के पास जो एक्चुअल डाटा नहीं होगा, तो इसलिए ये एक सिंप्लीफाइड प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए तो ठीक है, लेकिन हाई फाई जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके लिए फिजिबल नहीं है और इसके डिसएडवांटेजेस हैं खासकर जो ये तो हाई लेवल इन्वेंटरी के लिए है, लेकिन ये तो आपको हर जगह फेस करने पड़ेंगे कि आपके पास डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी और आपके पास एक्चुअल डाटा नहीं होगा। तो इसलिए ये चीज़ें भी आपने मद्देनज़र रखनी है। अच्छा, इसके कुछ वेरिएंट भी हैं। अ, किस तरह से कि इसको 3 तरह से आप बैकफ्लैश अकाउंटिंग को लेके चल सकते हैं। देखिए, एक तो ये है कि कॉस्ट रिकॉर्डेड हमें सिर्फ तब करनी है जब प्रोडक्शन जो है वो हम जब इसको सेल आउट कर देंगे। ठीक है? जब सेल किया तब हमने उसको कॉस्टिंग को रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है? दूसरा क्या है? कॉस्ट रिकॉर्डेड व्हेन प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड, या जब हमारी प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई तब हम अपनी जो है वो कॉस्ट उसको रिकॉर्ड कर लेंगे और जो सेल होगी उसमें से उसको माइनस कर देंगे। थर्ड वन क्या है? कॉस्ट रिकॉर्डेड टू पार्ट्स। अच्छा, एक और तरीका क्या है कि इसको टू पार्ट्स पर रिकॉर्ड किया जाए। जब मटेरियल परचेज किया और दूसरा कहा जब फिनिश गुड्स हो गई, जब हमने इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है? तब उसको रिकॉर्ड कर दिया, फिर उसको सेल में से माइनस कर देंगे। ये दो, यानी कि हम 3 तरह से इसको बैकवर्ड काउंटर में लेके चल सकते हैं, लेकिन तीनों में आप ये देखें कि जिस तरह से हम चीज़ें आती हैं, ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड है, ये थोड़ा-सा हमने इसको डिटेल में किया और ये सबसे ज़्यादा डिटेल में, लेकिन फिर भी इसके स्टेप जो हैं वो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से ज़्यादा कम होंगे और सिंप्लीफाइड होंगे। तो मतलब कि क्या है कि हम अपनी प्रोडक्शन को देखते हुए जो भी वेरिएंट हमें सूट करता है, हम उसको इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कॉमन फीचर्स क्या हैं जी? कॉमन फीचर मतलब आपका बैक फ्लैश काउंटिंग है और जो आपका थ्रूपुट काउंटिंग है, उसको किस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं? it focuses on आउटपुट, सेल पे फोकस करती है, कॉस्ट असोसिएटेड विद सेल्स है। अच्छा, सिर्फ उस कॉस्ट को हम लेते हैं जो सेल
के साथ एसोसिएट है, यानी कि जो कन्वर्ट हो चुकी हैं सेल में, ठीक हो गया, या कंप्लीटेड प्रोडक्शन, ठीक है। यानी कि ये बेसिकली हम कॉस्ट को रिजल्ट ओरिएंटेड कर दिया है हमने। अच्छा, कन्वर्जन कॉस्ट अटैच ओनली टू कंप्लीटेड और सोल्ड प्रोडक्ट्स। देखें, यही बात है, इसी को उसने बेसिकली अभी रिप्रोड्यूस कर दिया है कि कन्वर्जन कॉस्ट को हम लेके चलते हैं, ठीक है। हर एक स्टेप को हम रिकॉर्ड नहीं करने बैठ जाते, और यही इसका प्लस पॉइंट है कि इस हमारे कॉस्टिंग आसान कर देते हैं और हम ज़्यादा फोकस अपने सेल की तरफ कर सकते हैं। अब लास्ट जो स्लाइड है वो बेसिकली अजम्पशंस क्या है, थ्रूपुट अकाउंटिंग को हम एक तरह से इसको समराइज कर सकते हैं कि जो बेसिकली बॉटलनेक बॉटलनेक कंस्ट्रेंट, ठीक है। थ्रूपुट अकाउंटिंग में बेसिकली क्या है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी इज लिमिटेड। हमारा हमने एक अज्यूम ये किया है कि हमारी जो बेसिकली चूंकि हम सेल को फोकस कर रहे हैं, तो इसमें हम हमारा फोकस क्या है, हमारा फोकस है कि हमारे पास अनलिमिटेड प्रोडक्शन हम कर सकें, और उसको सेल कर सकें। लेकिन इस हमारे जो बेसिकली एम है, इसके दरमियान में एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट। कुछ अनलिमिटेड हम नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ बोटलनेक या कंस्ट्रेंट ज़रूर होगी जो हमें लिमिट कर देगी हमारे इस एम पे, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो है वो सेल कर सकें। अच्छा, ये एक और assumption है कि हम जिस हमने बैकवैश अकाउंटिंग पढ़ी, वो बेसिकली उसके साथ ही हम इसको अटैच करेंगे कि मिनिमम इन्वेंट्री लेवल हम रखना चाहेंगे, ताकि हमारा कॉस्टिंग सिस्टम जो है उस पर फोकस कम हो, और कॉस्टिंग पे फोकस कम हो जाए और सेल पे हमारा फोकस ज़्यादा हो सके, ठीक है। फिक्स कॉस्ट के बारे में हम हमारी assumption थ्रू अकाउंटिंग में ये है कि ऑल प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट आर फिक्स्ड एक्सेप्ट रॉ मटेरियल। सिर्फ जो रॉ मटेरियल है वो वेरिएबल है, अदर देन हर चीज़ फिक्स है, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी मेजरमेंट कैसे है? प्रॉफिटेबिलिटी इज डिटरमिन्ड बाय द रेट ऑफ सेल जनरेशन, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, यानी कि हम हमने इसमें बड़ा सिंपल कर दिया है अपने कॉस्टिंग सिस्टम को। प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्टली जो है वो रिलेटेड टू है वो सेल है, ठीक है। कॉस्ट को हमने इग्नोर नहीं किया, लेकिन इसको जो है वो यहाँ से इस थ्रूपुट अकाउंटिंग में हमने उसकी वैल्यू को यानी कि कम कर दिया। हमने समझते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो डायरेक्टली रिलेटेड है सेल के साथ। हम जितनी सेल ज़्यादा करेंगे उतना हम प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। नो डाउट इसमें ये प्योर नहीं है सिस्टम, लेकिन कोई भी हमारा कॉस्टिंग सिस्टम याद रखिएगा वो अ, जैसे आप कह सकते हैं कि वो परफेक्ट नहीं होता, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलता है। इसी तरह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही ये भी चीज़ है, इसके लिए भी एक एनवायरनमेंट है। जहाँ पे आपका सिंपल एनवायरनमेंट है उसके लिए बेस्ट है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स एनवायरनमेंट के लिए शायद ये उतना परफेक्ट ना हो। अच्छा, अब डिफरेंसेस क्या है कन्वेंशनल कॉस्टिंग में और थ्रूपुट अकाउंटिंग में? ये अब सारा हमने पढ़ लिया, अब हम इतना इसको रिवाइज कर लें तो अब हमें इसको समझ में आ जानी चाहिए कि इन्वेंट्री कन्वेंशनल कॉस्टिंग में इन्वेंट्री एक एसेट है, लेकिन थ्रूपुट अकाउंटिंग में हम उसको एसेट नहीं समझते हैं, हम ये समझते हैं कि ये एक बैरियर है, एसेट नहीं है, एक बैरियर है टू प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट क्लासिफाइड एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कन्वेंशनल में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को जो है ना वो डिवाइड करते हैं। डायरेक्ट क्या है? हमारा लेबर, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट मटेरियल जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है हमारे प्रोडक्शन के साथ, और इनडायरेक्ट जो है वो अदरवाइज है जो सपोर्टिंग में है।
लेकिन यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन क्लासिफिकेशन नहीं, चूंकि हमने कॉस्ट को वैसे ही एक तरह से इसमें सेकेंडरी कर दिया, तो इसलिए हम इसमें ये क्लासिफिकेशन में नहीं पढ़ते। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइंड बाय डिडक्टिंग प्रोडक्ट कॉस्ट फ्रॉम सेलिंग प्राइस। क्या है, हम प्रॉफिट कैसे करते हैं? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट की कॉस्ट। ठीक हो गया। लेकिन दूसरी तरफ थ्रूपुट अकाउंटिंग में क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइंड बाय द रेट ऑफ मनी अर्न। कैसे, क्या मतलब कि रेट ऑफ मनी अर्न कैसे? सेल, मनी अर्न कैसे होगी? रेवेन्यू जनरेशन, रेवेन्यू जनरेशन कैसे? सेल के साथ। तो यानी कि इसमें हम थ्रूपुट क्या है, सेल माइनस मटेरियल कॉस्ट। तो यहाँ पे मीन्स टू से है कि बेसिकली हम थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करते हैं, और थ्रूपुट कैसे मैक्सिमाइज होगी? सेल जितनी ज़्यादा ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। तो ये डिफरेंसेस है, ये सारा कुछ है थ्रूपुट अकाउंटिंग के। कंक्लूजन भी देख लेते हैं। थ्रूपुट अकाउंटिंग फोकसेस ऑन शॉर्ट टर्म। देखिए ये चीज़ हमें देखनी है कि बेसिकली शॉर्ट टर्म अप्रोच है, शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस अप्रोच है, और बॉटल नेक, यानी शॉर्ट टर्म अप्रोच है जिसमें हम अपने बॉटल नेक को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं ताकि हम सेल को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। बैकलैश अकाउंटिंग सिंप्लीफाइज कॉस्टिंग इन जेआईटी एनवायरनमेंट बट हैज़ लिमिटेशंस। जो अपनी कॉस्टिंग सिस्टम है इसमें वो बैकलैश को लेके चलते हैं ताकि हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो सिंप्लीफाइड हो सके, और उस पर हमारा फोकस कम से कम हो और सेल पे ज़्यादा से ज़्यादा हो। Both methods offer unique advantages and challenges depend on business context. Both methods मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल और थ्रूपुट, इसके एडवांटेजेस भी हैं और चैलेंजेस भी हैं, लेकिन हम अपने डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, वही है कि हम किस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं, इसको लेके चलना है। तो आज के लिए इतना ही, अभी हमारा कंक्लूड हो गया। तो आगे हम इंशाल्लाह ईबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को लेकर चलेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने बड़े ही ध्यान से और तवज्जो के साथ देखना है, क्योंकि वो हमारा वो अगर हम एग्जाम ओरिएंटेशन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।